देखो आज सेकंड डे है ना, और सेकंड डे हम लोग क्या शुरू करेंगे? बहुपद। क्या शुरू करेंगे? बहुपद। तो देखिएगा बहुपद, बहुपद को कहते क्या हो? पॉलिनोमियल। क्या कहोगे? पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब ये बहुपद जो होता है, बहुपद सामान्यतः बहुपद में बहुत सारे पद होते हैं। जब बहुत सारे पद या बहुत सारे बीजीय व्यंजक एक जगह लिखे जाते हैं उसको हम लोग बहुपद कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा देखिए बहुपद कितने प्रकार का होता है। बहुपद बहुत प्रकार का होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एक होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। और एक होता है द्विघात बहुपद। कौन घात? द्विघात बहुपद, बहुपद। और एक होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। अब इसमें जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, देखो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखिए द्विघात, इसका मतलब ऐसा बहुपद जिसका सबसे बड़ी जो घात हो वो कितना हो? 2 हो। इसमें देखो त्रिघात, ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात कितना हो? 3 हो, है ना। तो रैखिक बहुपद में क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात कितना हो? 1 हो। तो हमने कह दिया कि ax या ऐसे कोई नंबर में ले लो 2x। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी घात जो x का सबसे बड़ी घात है वो कितना है? 1 है। इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। और द्विघात में सबसे बड़ी घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। मतलब कोई भी चर लिखा हो और चर के घात में कितना हो? 2 हो। सबसे बड़ी घात कितना हो? 2 हो। जैसे हमने कह दिया 3x² प्लस 5x प्लस 6। यहाँ देखिए ये जो चर है, यक्ष के चर में जो यक्ष चर होता है ना, यक्ष के घात में कितना है? 2 है। यहाँ पर यक्ष की घात में कितना है? 1 है। तो सबसे बड़ी घात कौन सा है? 2 है। इसका मतलब इस बहुपद का सबसे बड़ी घात कितना माना जाएगा? 2 माना जाएगा। तो जब इस बहुपद का सबसे बड़ी घात 2 है तो इस बहुपद का नाम क्या हुआ? द्विघात बहुपद। क्या नाम हो जाएगा? ऐसे ही त्रिघात बहुपद होता है। जैसे मैं कह दिया कि 6x घात 3 प्लस 4x² माइनस 2x प्लस 5। कोई भी आप लोग बहुपद ले लीजिए, ठीक है ना। एक मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा कि इस बहुपद की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3 है ना। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना है? कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो इस चर की सबसे बड़ी घात 3 है और इस बहुपद की भी सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। इसका मतलब इस बहुपद का नाम क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखना, अगर मैं बोलूँगा कि इसका नाम बताओ तो मतलब आप कहेंगे त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद क्या है? तो आप बोलेंगे 6x³ प्लस 4x² माइनस 2x घाते 1, चाहे 1 बोलो चाहे न बोलो, ठीक है ना, और प्लस 5। तो इसको शॉर्टकट में नाम जानते हो, कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। P और कोष्टक में यक्ष लिखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा दिया गया बहुपद है वो यक्ष में चर है। यक्ष में क्या है? चर है। जिसमें चर माना जाएगा उसको मैं P के साथ लिखूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी यक्ष में ही ये चर है ना, मतलब यक्ष लिखा गया है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? P, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये यक्ष लिखा गया, इसका मतलब इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे? P। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो Q, R, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, अब देखो इतना समझ में आया नहीं आया? तो हमारे सिलेबस में द्विघात बहुपद को रखा गया है। किसको रखा गया है?
द्विघात बहुपद को रखा गया है। तो द्विघात बहुपद देखो, अब इसमें हमको सीखना क्या है, सीखना पहला चीज क्या सीखेंगे कि द्विघात बहुपद का, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ताकि मेरे को मिटाना ना पड़े। पहला लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या पढ़ेंगे? पहला नंबर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। फिर दूसरा नंबर क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई ग्राफ दिया गया है, ग्राफ देख करके हमको शून्यक ज्ञात करना होता है। अभी मैं बताऊंगा शून्यक क्या होता है, ठीक है। तो ग्राफ देख कर शून्यक ज्ञात करना। क्या करना? शून्यक ज्ञात करना। दो चीज हो गया ना। अभी देखो तीसरा नंबर क्या पढ़ेंगे कि बहुपद के, देखो शून्य ज्ञात करना। किसका शून्य ज्ञात करोगे? बहुपद का शून्य ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। अब देखो तीसरा नंबर क्या होता है कि बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध की सत्यता की ज्ञात करना। संबंध और सत्यता के बीच रिलेशन को ज्ञात करना, ये तीसरे नंबर पढ़ेंगे। तो लिख दे रहा हूं, बहुपद, देखो इधर थोड़ा सा, ज्ञात करना। अब तीसरा नंबर क्या लिखेंगे? सही है ना। तीसरा नंबर क्या लिखेंगे? बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात करना, ठीक है ना। ये तीसरा नंबर हो गया। अब क्या होता है, मैं देखो क्या किया हूं, बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब संबंध निकालने के बाद उसकी सत्यता को भी हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। फिर चौथा नंबर क्या होता है कि बहुपद ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? बहुपद ज्ञात करना। और कब? जब शून्यक दिया गया हो तब। इसका मतलब जब शून्यक दिया गया हो, जब शून्यक दिया गया हो तब सही है, तब बहुपद ज्ञात करना, ठीक है। इतना चीज हमको पढ़ना है आज के इस लेक्चर में। ये चार चीज क्लियर कर लेंगे। समझ लीजिएगा चैप्टर 2 से कहीं से भी, किसी भी किताब से, किसी भी बोर्ड में कोई भी सवाल आए आपसे छूटने नहीं पाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, ये वाला हेडिंग डालते हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है ना। देखिएगा तो लिख लेते हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। देखिएगा ये होता क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद क्या होता है? मैं बताया ना कि ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात कितना हो? 2 हो। तो इसको हम लोग जब व्यापक रूप में लिखते हैं तो कुछ इस टाइप से लिखते हैं कि ax², ऐसे लिखो, यदि कोई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में दिया गया हो तथा a b c क्या हो? वास्तविक संख्या हो। क्या हो? हाँ, या पहले ऐसे लिखो के रूप में दिया गया हो तथा a 0 के बराबर ना हो। ये इसका मतलब क्या है? a 0, हाँ, a = not 0 मतलब होता है कि a 0 के बराबर
ना हो तथा a 0 बराबर ना हो और a, b तथा c वास्तविक कौन संख्या, वास्तविक संख्या हो। कौन संख्या हो, वास्तविक संख्या हो उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहते, हाँ द्विघात बहुपद कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुआ। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे मैं कह दिया कि 3x² माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये 0 हटा दो, 0 हटा दो। यदि कोई समीकरण, ठीक है, समीकरण मत लो, यदि कोई बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में दिया गया हो तथा a इज इक्वल टू नॉट 0 और a b c क्या हो, वास्तविक संख्या हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। क्लियर हुआ है इतना। अब देखिए, तो ये समीकरण बन जाएगा। अगर मैं 0 लगा दूंगा ना, यहाँ समीकरण लिखा था इसके अनुसार यहाँ बराबर 0 लगाया था, सही था, लेकिन समीकरण अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं ना यार, हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद पढ़ रहे हैं। तो बहुपद में क्या होता है कि हम बराबर लगा देने पर ये समीकरण हो जाएगा। इसमें अगर हम बराबर लगा दें तो ये क्या कहलाएगा, समीकरण। अगर हम जो बराबर हटा देंगे इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, बहुपद। अब बहुपद में कौन सा बहुपद ये है, द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद है ये, द्विघात बहुपद। लिखा हूं, यदि कोई बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा गया हो या दिया गया हो, ठीक है ना, और तथा a इज इक्वल टू नॉट 0, मतलब a 0 बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, देखिएगा। जैसे अगर समझिए कि बताया हो कि ax² माने सबसे बड़ी घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बताइए ax² की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगा पूरा, क्योंकि a जो है अगर 0 हो गया तो 0 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेगा तो उसकी वैल्यू कितना आएगी, 0 आएगा। जब 0 हो जाएगा तो इसका मान खत्म हो जाएगा, तो बचेगा bx प्लस c। तो बताइए इसकी सबसे बड़ी घात कितना बोलोगे, 1 बोलोगे। और जब भी किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात 1 होती है तो क्या वो द्विघात बहुपद माना जाता है, नहीं माना जाता ना। तो इसका मतलब ये है किसी भी कंडीशन में यक्ष के जो भी बहुपद दिया हो उस बहुपद का सबसे बड़ी घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 3x² माइनस 2x प्लस 4, यहाँ देखो इसकी सबसे बड़ी घात कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। अर्थात ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। एक चीज और देखो, यहाँ क्या है, a की वैल्यू, a माने होता है कोई संख्या। यहाँ बताया हूं ना कि a b c क्या है, वास्तविक संख्या है। तो कोई संख्या ले लिया हूं, तो बताइए क्या यहाँ पर 0 है, क्या 0 नहीं है ना। देखो यहाँ पर 0 हो जाएगा, चल जाएगा, यहाँ पे 0 हो है तो चल जाएगा। लेकिन x² जो सबसे बड़ी घात 2 है, इसके बगल में जो दिया गया नंबर है उसको कहते हैं गुणांक। क्या बोलेंगे, गुणांक। ये जो 2 है ये x का क्या है, गुणांक, ठीक है ना, क्या है, गुणांक। तो कहने का मतलब ये है कि x² का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाएगा तो ये बहुपद का जो बड़ी घात है वो 2 अब नहीं होगा। अब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। और जब भी किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात 1 होती है तो इसका मतलब यह है कि वो रैखिक बहुपद कहलाएगी। कौन सी बहुपद कहलाएगी, रैखिक बहुपद कहलाएगी। और यदि सबसे बड़ी घात 2 है तो इसका मतलब उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। इतना बात समझ में आया ना। जैसे एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हमने कहा -5y²। अब देखो सबसे बड़ी घात कितना है, इसमें तो 2 ही दिखाई दे रहा है ना। ये बताइए द्विघात बहुपद है कि नहीं है, ये द्विघात बहुपद है। अब देखो यहाँ पर 6z² प्लस 5z प्लस 8, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है ना। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसको बाद जो है हम दूसरा स्टेप लेते हैं, ठीक है।
ग्राफ देख करके हम शून्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। इसी चीज में देखिएगा, तो पहला होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब पहले हमको समझाइए कि द्विघात बहुपद क्या होता है। उसका व्यापक रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस c, जहां a इज इक्वल टू नॉट 0 और a b c क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक संख्या है। बात समझ में आ रहा है ना? देखो a 0 होना चाहिए, ये क्या सही है कि नहीं? a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हमेशा जान लीजिए, याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद में जो x² के बगल वाला गुणांक होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं ग्राफ देखकर शून्य ज्ञात करना। क्या निकालेंगे भाई? ग्राफ देखकर शून्य ज्ञात करना ना। इसी को फाइंड करना है। अब समझिएगा, देखना, जैसे पहले ये समझो कि शून्य क्या होता है। शून्य का माने शून्य अंक, ऐसा अंक जो बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान काहे में बदल दे? शून्य में बदल दे। काहे में बदल दे? हाँ, अभी देखिएगा हम लोग फाइंड करेंगे जब हम लोग फैक्टराइजेशन करके, गुणनखंड करके, तो वहां पे आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो पहले शून्य देखो, ग्राफ देख करके हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे? इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। दिस इज द पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव एक्सिस, एंड दिस इज द नेगेटिव। दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव, दिस इज द वाई एक्सिस। दिस इज वाई पॉजिटिव एंड दिस इज द वाई नेगेटिव। अब यहाँ देखिएगा, अगर कोई भी ग्राफ, कोई भी दिया गया ग्राफ है, अगर वो x एक्सिस को काट रहा है और जितने जितने बिंदुओं पे काटेगा, समझ लीजिएगा कि उतने बिंदु को गिन करके लिख देना कि उतना ही उसका शून्यक है। जैसे देखो, मैं एक ग्राफ ऐसे बना दे रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, इस ग्राफ को, इस x एक्सिस को, ये जो ग्राफ बनाया हूँ, ये कितनी बार काट रहा है? देखो, 1 2 3 और 4 बार ना, 4 बार काट रहा है। इसका मतलब इसका जो शून्यक कहलाएगा, शून्यक बराबर कितना आएगा? 4। या तो कट करे या तो टच करे, या तो कट करे या तो टच करे, बस गिन लेना और गिनने के बाद शून्य बराबर लिख देना। ठीक है। दूसरा वाला देखो, क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ये कौन सा एक्सिस माना जाएगा? दिस इज द पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द वाई एक्सिस एंड दिस इज द नेगेटिव पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड शोन बाई वाई डैश। ठीक है ना। एंड ये वाला कौन सा है? नेगेटिव एक्सिस है ना, नेगेटिव पोर्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। अब यहाँ ध्यान देना कि अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। देखो, जहां पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मिलते हैं उस बिंदु को क्या बोला जाता है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? 0,0 बताएंगे। ठीक है। तो अभी जब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको क्लियर करूंगा। ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिएगा, इसको क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। देखिएगा, जैसे मैं कोई ग्राफ बना रहा हूं, ये है। अब देखो, कोई पूछ लिया कि बताओ इसका शून्यक क्या होगा? शून्यक, तो देखिएगा कितनी बार टच किया है और कितनी बार कट किया है, वही गिन लो। देखो, एक बार टच किया, 1 2 3 4 5, इसका मतलब शून्य कितना हो जाएगा? 5। ये सवाल कंफर्म हो गया? समझ में आ गया?
क्या आप लोग ग्राफ देख करके शून्य पता कर पाओगे? कोई भी दुनिया का सवाल आ जाएगा, देख लेना एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, और जितनी बार कट करेगा या जितनी बार टच करेगा उसको हम लोग गिन लेंगे, वह क्या कहलाएगा? उस ग्राफ का शून्य कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब इसको नोट डाउन कर लो। इरेजर लाओ, इरेजर लाओ। देखना अब हो गया, कोई बात नहीं यार। दो चीज समाप्त हो गया ना। ग्राफ देख करके शून्य ज्ञात करना, पता कर ले पाओगे ना? अब देखो तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्या है? बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध। क्या होता है बहुपद के शून्यक ना? देखना इधर। अब मैं तीसरे नंबर पे चलता हूं। बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात करना। ठीक है ना? सत्यता की जांच करना लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। जांच करना। देखो बहुत ही सिंपल होता है इसको ज्ञात करना, जांच करना। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल होता है। अच्छे समझोगे तो समझ में आ जाएगा, एक ही दो सवाल में, और पूरी सवाल लगा ले जाओगे। ठीक है ना? देखिए मैं कोई अपने सवाल लूंगा। बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। इसमें मैं पहला सवाल लेता हूं, जैसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये हमारा क्या दिया गया है? बहुपद। क्या दिया गया है? अच्छा कोई पूछेगा कि बहुपद में कौन सा बहुपद है ये, तो क्या बताओगे? द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद है? अच्छा द्विघात बहुपद ही क्यों बता रहे हो? क्योंकि सबसे बड़ी घात कितना है यहाँ पर? 2। इस वजह से क्या कहोगे इसको? द्विघात बहुपद। क्या बोलोगे? इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए देखिए अब हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना? देखिएगा 4 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है? कुछ नहीं है ना? कोई नंबर लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1। अच्छा यहाँ पे कुछ इसके बारे में बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिएगा इसके क्या, पहले इसके बारे में क्लियर कर दूं। देखना जैसे मान लीजिए कि यदि दिया गया बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है तथा उसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तब संबंध पहले मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ताकि जो है आप लोग इसको समझते रहो, तो मैं सवाल लेकर के समझाऊंगा। ठीक है ना? तब क्या होगा? एक पहला नंबर आता है शून्यक का योगफल। क्या होगा? योगफल। योगफल यहाँ पे शून्य क्या माने हो? अल्फा और बीटा माने हो, तो अल्फा धन बीटा बराबर होता क्या है? -b/a होता है। अब यहाँ देखिएगा ये जो b है, ये b देखो यहाँ पर, यहाँ देखना, ये इधर साइड देखना कि ये जो b है, ये b है क्या?
ये जो b है ना, ये यक्ष का गुणांक है। क्या है? यक्ष का गुणांक। बताया हूं ना, जो यक्ष के बगल में लिखा है वह गुणांक होता है ना, तो लिखेंगे माइनस और यहाँ लिखेंगे यक्ष का गुणांक। क्या बोलेंगे? यक्ष का गुणांक बटे जो a है वो किसका है? यक्ष स्क्वायर का गुणांक। किसका है? हाँ, यक्ष स्क्वायर का गुणांक। ये क्लियर हो गया। फिर दूसरा नंबर देखो, इसमें केवल दो ही निकालना होता है, एक होता है योगफल और एक क्या होता है? गुणनफल। क्या होता है? शून्यक का गुणनफल। गुणनफल यहाँ पर हम देखो गुणनफल जब निकालते हैं, जैसे योगफल में योग किया था, योग मतलब क्या होता है? जोड़ ना। ऐसे गुणनफल में क्या करेंगे? हाँ, इंटू कर दो ना, चाहे इंटू करो चाहे यही लगा दो, सही है ना। तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, होता क्या है? c बटे a होता है। क्या होता है? अब यहाँ फिर से देखो हमारे बहुपद में, देखो ये c क्या है? c जो है, जो लास्ट वाला पद है, क्या उसके साथ कोई यक्ष लगा हुआ है? क्या नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो क्या कहलाएगा? अचर पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अचर पद कहलाएगा। अचर पद। अब ये अचर पद है और जो a है, a क्या है भाई? यहाँ पर यक्ष स्क्वायर का ही तो गुणांक है ना। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखो लिखा है यक्ष स्क्वायर का गुणांक, इस a के लिए लिखा है, वैसे ही यहाँ पर भी इस a के लिए क्या लिखेंगे? यक्ष स्क्वायर का गुणांक। ये देखो, ये है संबंध की सत्यता की जांच, मतलब शून्यक और गुणांकों के बीच, ये गुणांक है ना, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध का सूत्र मान लीजिए एक प्रकार से। ठीक है ना। अब इसको नोट डाउन कर लो, तो इस पर हम डिपेंडेंट सवाल ले लें और आपको अच्छे तरीके से एग्जाम्पल समझा दें। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। अब देखो यहाँ पर फिर से, अभी तक तो मैं इसको समझा दिया, बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना, इसको इसका थ्योरी अभी समझाया हूँ ना। अब उसी पर जो है एक सवाल लिया था, इसके थ्योरी पहले मैं एक सवाल ले लिया था, उसी सवाल को पुनः लेते हैं। देखिएगा, तो सवाल क्या था? सवाल था यक्ष स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहला काम करते क्या है कि इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अब गुणनखंड में कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले देखिए ये कौन सा पद है? अचर पद है। कौन सा पद है? अचर पद। यहाँ पर देखो ये चर है, ये चर है और बगल वाला जो 4 है वो क्या है? अचर है। याद रखिएगा कोई भी अगर बहुपद दिया गया है तो उस बहुपद को पहले सही तरीके से सेट किया जाता है। कभी कभी होता क्या है कि कुछ इस टाइप से सवाल दे देता है, 4x माइनस 4x स्क्वायर अब प्लस 1, ऐसे दे देगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या करोगे? आप डिस्टर्ब हो जाओगे, कर यार ये कैसे दे दिया। तो इस वजह से हमेशा याद रखिएगा कि बहुपद को सबसे बड़ी जो घात होती है बहुपद में, उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद उससे छोटी वाली घात, सबसे लास्ट में जिसमें घात नहीं होता ना, उसको लिखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी अच्छे सवाल दिया गया है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ क्या करेंगे कि ये अचर पद है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो पहले इसका और इसका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। देखो तो मल्टीप्लाई यहाँ नहीं हो पाएगा, इधर साइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 1 गुणित 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब यहाँ देखना, जो ये वाला रिजल्ट निकल कर आया है, इस 4 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 2 एक नाम 2, हो गया ना। इसका मतलब जो 4 है वो कितने भागों में टूट गया? 2 भागों में। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हमको कितने भागों में तोड़ना है? 2 भागों में तोड़ना है। और ऐसे 2 नंबर को लेना है कि या तो उनका मल्टीप्लाई करने पर तो आएगा 4, तो आएगा, उनका ऐसे अरेंज करो कि जोड़ने या घटाने पर जो बीच वाली संख्या है, ये जो 4 है ना, ये वाली संख्या आ जाए। तो बताइए घटाने पे क्या निकलेगा? क्या 4?
घटाने पे 4 नहीं निकलेगा ना। इसका मतलब अगर मैं 2 में 2 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, और इस 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूं तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ क्या करूंगा, x स्क्वायर प्लस ये 4 जो है उसको ऐसे लिख देंगे, x जो लिखा है ऐसे लिख देंगे, जो ये बीच में नंबर लिखा गया है ना इसके जगह पहले ब्रैकेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। और देखो इस ये जो नंबर है ये कहाँ से आया है, 2 धन 2 से आया है ना, 2 धन 2 से आया है। इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे 2 धन 2। समझ में आया। अब यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस ये अंदर जाएगा तो 2x अब प्लस 2x। भाई जब ये मल्टीप्लाई करेगा अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 4। अब यहाँ देखिएगा बराबर चिन्ह इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह लगाइएगा। ठीक है, अब यहाँ देखना कि हम लोग उभयनिष्ठ लेते हैं। क्या लेंगे, उभयनिष्ठ माने होता है कॉमन। क्या होता है, कॉमन। हमेशा हम लोग सामान्यतः गुणनखंड में 2 ही पदों में लेते हैं। कितने पदों में, तो यहाँ देखिएगा x स्क्वायर में x 2 ठो है और इसमें x 1 ठो है ना, और इसमें 2 है क्या, नहीं है, इसमें 2 है ना। तो बताइए आप लोग इन दोनों में समान ऐसा कोई पद है जो समान हो, केवल x भर। यहाँ पर देखो 2x है ना, यहाँ पे एक ही x है, मतलब इन दोनों में एक अकेला ऐसा x है जो दोनों में है ना। देखो जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x गुणते x प्लस 2 इंटू x प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू x प्लस यहाँ पर 2 इंटू 2 कर सकते हैं। अब देखिए अब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखना ये x दोनों में है, इसका मतलब x बाहर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है। कॉमन किसे कहते हैं, जो दोनों में हो। दोनों में देखो ये वाला भी मिला, ये वाला मिला, इसको बाहर ले लिया। अब कोई मैच नहीं कर रहा है तो अब लगा दो ब्रैकेट। क्या लगाएंगे, छोटा ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ देखो इसको और इसको जब बाहर ले लिए हो तो बचेगा क्या, एक x बचेगा और प्लस और क्या बचेगा, 2 बचेगा ना। अब यहाँ देखना प्लस, इसमें देखो इसमें ये 2 है और ये वाला भी 2 है, समान है, तो एक ठो बाहर ले लो और एक ठो हट जाएगा। एक ठो बाहर ले लेंगे, एक ठो नहीं हट जाएगा। क्यों हटेगा, क्योंकि ब्रैकेट लगेगा ना। अब देखिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, एक ठो 2 बचेगा ना। अब फिर से देखो यहाँ पर कि 2 पद फिर से निकल आया। अब दोनों पद में x प्लस 2 यहाँ पर भी है, x प्लस 2 यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये है कि x प्लस 2 बाहर ले लेंगे। अब यहाँ क्या बचेगा भाई, इसमें से ये हटा दो, इसमें से ये हटा दो, तो यहाँ बचेगा केवल x और यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। इतनी बात समझ में आया ना। अभी ये तो गुणनखंड है, अभी गुणनखंड हो गया। अब हम निकालेंगे क्या, शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, और शून्यक में बताया हूँ कि ऐसा अंक जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान कायम बदल दे, शून्य में बहुपद का मान कायम बदल दे। इसका मतलब ये है कि वो जो अंक आया है उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, देखना अभी दिखा रहे हैं आपको, वो भी सिद्ध कर रहा हूँ। तो शून्यक के लिए क्या होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ शून्यक। देखो इधर समझो, इधर 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 शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए करते क्या है हम लोग, जो गुणनखंड हुआ है उसको पहला नंबर को क्या करेंगे, 0 दिखाएंगे। क्या करेंगे, 0 दिखाएंगे। तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो कायम हो जाएगा -2। इसका मतलब है कि इस बहुपद का एक शून्य कितना आया, -2 आया। ठीक है ना। फिर से जो दूसरा वाला पद है, देखो यहाँ पर तो समान है, हमेशा समान नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग क्या करना पड़ता है, 0 दिखाना पड़ता है। तो x प्लस 2 बराबर 0, इसको भी 0 दिखा दिया ना। अब ये +2 उधर जाएगा तो कायम हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि इस बहुपद का कितना शून्यक हुआ, 2 ठो। अब कौन कौन हुआ, -2 और -2। याद रखिएगा, एक बात और बता दे रहे हैं कि बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है, कितना है, 2 है ना।
बहुपद की सबसे बड़ी घात कितना है? 2 है। इसका मतलब है कि इस बहुपद का कितना शून्यक होगा? 2 ठो शून्यक आएगा। कितना शून्यक होगा? 2 ठो। देखो एक ठो ये वाला आया है, एक ठो। अगर मान लीजिए बहुपद की सबसे बड़ी घात 3 है तो उसमें कितना शून्यक आएगा? 3 शून्यक आएगा। अगर बहुपद की सबसे बड़ी घात 4 है तो इसका मतलब उसमें कितना शून्यक आएगा? 4 शून्यक आएगा। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिएगा, मैं बताया शून्यक वो होता है जिसको रखने पर सवाल को क्या बना दे? 0। बहुपद को क्या बना दे? 0। एक बार चेक करते हैं, आपको केवल दिखाने के लिए, यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, केवल आपको दिखाने के लिए। देखो इसमें -2 रखो। देखो यहाँ पर -2 रखोगे, 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, तो यहाँ पे -2 रखो। -2 का स्क्वायर प्लस 4, फिर -2 प्लस 4। देखो -2 को 2 बार लिखो, -2 गुणते -2। अब देखो प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई चिन्ह है ना। तो अब देखो 4 दूनिया 8। ये चीज समझ में आया है ना? यहाँ पर माइनस क्यों हुआ? क्योंकि प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है, ठीक है ना। और 4 दूनिया 8 हो जाएगा, प्लस 4। यहाँ पर देखिएगा माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। प्लस चाहे लिखो चाहे ना लिखो ना शुरुआत में। 2 दूनी 4 -8 प्लस 4, 4 4 8 -8। अब 8 में से 8 गई 0। देखो मैं -2 को ही तो रखा हूँ ना, ये वाला -2 को इसमें रखा हूँ। जो आंसर में आया है, जो शून्यक आया है, उसको जब हम लोग बहुपद में रखे हैं तो बताओ बहुपद का मान शून्य में बदल गया कि नहीं बदल गया? इसका मतलब ये है कि दिस इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। माने जीरोज माने होता है शून्यक। इसका मतलब ये है कि यह इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। क्या है? शून्यक। इतना बात समझ में आया नहीं आया? ये तो मैं आपको दिखा रहा था कि मैं बताया हूँ कि ऐसी संख्या जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए तो वह संख्या उस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखिएगा, अब हम अपने सवाल में चलते हैं। देखना, तो संबंध में क्या क्या हम लोग निकाल चुके हैं? गुणांक शून्यक निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं गुणांक के बीच संबंध, ठीक है। तो गुणांक के बीच संबंध जब स्थापित करेंगे तो अभी मैं थ्योरी बताया हूँ इसके लिए। थ्योरी क्या बताया हूँ? सबसे पहला नंबर ये बताया हूँ कि हाँ, पहला नंबर क्या था? पहले लिख देंगे शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध। क्या हो? संबंध ना। ये हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना इधर कि सबसे पहला नंबर क्या आता है? पहला नंबर आता है हाँ, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है? -b/a। अच्छा, यहाँ b क्या है भाई? b क्या है? b के लिए बताया हूँ कि b है यक्ष का गुणांक। यही तो बताया हूँ ना। b क्या है? यक्ष का गुणांक। और a क्या है? यक्ष स्क्वायर का गुणांक। इसका मतलब यहाँ देखो b किसको कहोगे? 4 को कहोगे, इस वाले 4 को ना, क्योंकि यक्ष का गुणांक क्या है? 4 है। और यहाँ पर देखो a किसको कहोगे? यक्ष स्क्वायर का गुणांक। इसका मतलब यक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। तो यहाँ देखिए अल्फा किसको कहोगे? जो अभी आंसर आया है, जिसको पहले नंबर को अल्फा बोलेंगे और दूसरे नंबर को बीटा बोलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा मतलब होता है -2 प्लस -2 बराबर माइनस लिखा है तो माइनस लिख दिया, फिर b दिया गया है। तो अब देखिए b का मतलब क्या होता है? अभी समझाया हूँ, यक्ष का गुणांक क्या होता है? दिए गए बहुपद में यक्ष का गुणांक क्या कहलाएगा? b कहलाता है। और दिए गए बहुपद में यक्ष स्क्वायर का गुणांक जो बगल वाला लिखा होता है वो क्या कहलाएगा? a कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? तो b का मतलब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और a का मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, अगर b की वैल्यू प्लस में है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर माइनस में है तो माइनस के साथ बोलना पड़ेगा, ठीक है ना।
हाँ अभी देखिएगा सवाल में लूँगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखना -2 प्लस इंटू माइनस बराबर -2 हो जाएगा, फिर -4, हर में नीचे 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, 2 2 समान चिन्ह होता है तो जुड़ जाता है। अब यहाँ देखो LHS इज इक्वल टू RHS, इसका मतलब शून्य का योगफल सिद्ध हो गया। समझ में आया इतना? अब ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे शून्य का, हाँ अब देखो इधर सेकंड नंबर देखो, शून्यक का गुणनफल। अच्छा शून्यक का गुणनफल होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C बटे A होता है, C बटे A होता है। तो अब यहाँ ध्यान देना कि अल्फा क्या है, पहला वाला जो आया है शून्यक ना वो होता है अल्फा, ये -2 हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई चिन्ह लगा है लगा दिया, फिर बीटा का मतलब क्या होता है दूसरा वाला ना, हाँ ये -2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना C का मतलब क्या होता है भाई, C का मतलब होता है कि अचर पद, C का मतलब क्या होता है अचर पद, तो इसका मतलब अचर पद यहाँ क्या है 4, और A की वैल्यू क्या होती है, A मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक मतलब बगल वाला ना, कितना दिया गया है 1 दिया गया है। अब देखो माइनस इंटू माइनस, भाई जब गुणा हो रहा है तो हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले चिन्हों का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, शुरुआत में प्लस चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है, 2 दूनी 4 बराबर 4, नीचे 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, तो LHS बराबर RHS। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं कोई डाउट हो तुरंत पूछ लो, आ रहा है ना? इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो, तो एक आध एग्जाम्पल और इस पर लेकर समझाएं, ठीक है अच्छे से। देखो इधर, अब देखो यहाँ पर हम जो है यही पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं। देखो इसको अब दूसरा सवाल सीखिए, तो सवाल नंबर दूसरा है 6x स्क्वायर -3 -7x, ठीक है ना, सही है ना? अब देखना इसको जो है अच्छे तरीके से मैं क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है। देखना इसमें क्या ये सवाल सही लिखा गया है कि नहीं सही लिखा गया है, सही नहीं लिखा गया है, ये गलत लिखा गया है। इसको सही बनाओ, सही बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात को पहले लिखेंगे, ये सही है, ये वाला घात इससे छोटा है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे, इसको पहले होना चाहिए 7x, अब ये लास्ट में होना चाहिए। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना? अब देखना क्या होगा, अब क्या करेंगे, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड में समझाए हैं कि पहला वाला पद जो x स्क्वायर का गुणांक है वो, और जो अचर पद है वो, उसका हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, 6 गुणते 3, यही है ना, 6 गुणते 3। x स्क्वायर का अचर पद कौन, सॉरी x स्क्वायर का गुणांक कौन सा है 6 है, और अचर पद कौन है 3 है, तो 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18। अब इस 18 को 2 ऐसे पदों में तोड़ो कि जिनका योगफल या गुणनफल, सॉरी योगफल जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए, बीच वाली संख्या है, और उन्हीं पद को गुणा करने पे क्या आ जाए 18 आ जाए। तो देखना 9 और 9 दूनी 18, और 9 में से 2 निकालो कितना आएगा 7, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देना कि 9 में से 2 घटाओगे तब 7 आएगा, 9 में 2 जोड़ोगे तो 7 नहीं आएगा। तो यहाँ देखो माइनस का चिन्ह लगा दिया है ना, इसका मतलब ये है कि हम 7 की जगह क्या लिखेंगे 9 - 2 लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ देना इधर, तो 6x स्क्वायर, इस 7 की जगह क्या लिखेंगे 9 - 2, फिर ये x लगा है तो x लगा दिया, फिर ये 3 लिखा है तो 3 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब 6x स्क्वायर ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 9x हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, ये 2x और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, फिर से वही कॉमन लेंगे, कॉमन सिखाया हूँ अभी आप लोगों को ना, तो कॉमन क्या लेंगे 3x कॉमन लेंगे, तो 3 दूनी 6, एक ठो x बचेगा,
फिर यहाँ पर 3 त्रिक्का लेंगे, 3 बार जाएगा ना, 3 त्रिक्का 9, और यक्ष कामन ले चुका हूँ, यहाँ पे यक्ष रहेगा नहीं। अब यहाँ देखो जब कोई कामन नहीं दिखाई देता तब हम लोग 1 लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 1 कामन लेते हैं, ठीक है ना। और जब 1 कामन लेते हैं तो जो भी नंबर है उसको ऐसे ही हम लोग छोड़ देते हैं, 2x - 3। समझ में आया? अब देखो पुनः 2 पद बन गया ना, एक पद ये, एक पद ये। इसमें देखो कामन क्या दिखाई दे रहा है? कामन दिखाई दे रहा है 2x - 3। अब देखो जब इसको हटा दोगे, इसको हटा दोगे तो क्या बचेगा भाई? 3x + 1। इतना बात क्लियर हुआ? अब ये तो गुणनखंड हो गया, ये इसका गुणनखंड हो गया। अब हम लोग निकालते क्या हैं? शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हाँ, शून्यक के लिए लिखेंगे, शून्यक के लिए। शून्यक के लिए क्या करते हैं हम लोग? 2x - 3 बराबर क्या कर देंगे? 0। इसको हम लोग क्या दिखाएंगे? 0 दिखाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? 2x, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस चाहे लिखो चाहे ना लिखो। x = 3 बटे क्या हो जाएगा भाई? ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो कायम हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ना। अब यहाँ ध्यान देना, इसको भी क्या करेंगे? 0 दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? 3x + 1 बराबर क्या दिखाएंगे? 0। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो कायम हो जाएगा माइनस में। x = ये गुणा में है, उधर जाएगा तो कायम हो जाएगा भाग में। देखो 2 शून्यक आ गया। इसके पिछले वाले सवाल में दोनों शून्यक बराबर थे, -2 -2, और यहाँ पर देखो दोनों शून्य क्या है? अलग अलग है। हाँ, जैसे पिछले सवाल में पहले वाले को क्या माने थे? अल्फा, और दूसरे वाले को बीटा। इसमें भी पहले वाले को क्या माने थे? अल्फा, है ना, और दूसरे वाले को क्या मानोगे? बीटा। इतना बात क्लियर हुआ? अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे बताओ? अब आप लोग क्या करूँगा इसके आगे? हाँ, शून्यक के बीच, शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना ना। यहाँ लिख देना कि शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। क्या लिखेंगे? हाँ, की जांच, ठीक है। अब यहाँ देखो ना, यहाँ देखना क्या करूँगा मैं। तो पहला होता है, पहला क्या होता है भैया? हाँ, शून्यक का योगफल। क्या लिखेंगे? शून्यकों का योगफल या शून्यक का योगफल, ठीक है। इसमें लिखते क्या है? अल्फा + बीटा = क्या होता है? -b/a भी लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो -x का चर, है ना, x का गुणांक और बटे x² का गुणांक, ऐसे लिख सकते हो ना। देखिए अल्फा की जगह क्या लिखेंगे भाई? अल्फा की जगह लिखेंगे 3/2। अल्फा जगह क्या लिखेंगे? 3/2 प्लस बीटा जगह क्या लिखेंगे? -1/। हाँ, जब माइनस होता है तो हम लोग कोष्टक लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो माइनस है तो माइनस लिख दिया। b का मान क्या है भाई? b का मान बताओ। b मतलब क्या होता है? x का गुणांक होता है। अब यहाँ देखना, इससे कंपेयर नहीं करेंगे हम लोग, ये तो गलत लिखा है ना, इसको हम लोग सही लिखे हैं ना, तो इससे कंपेयर करेंगे। अब देखिए x का गुणांक क्या है? मैं बताया हूँ, जब यहाँ पे माइनस होता है तो उस माइनस को भी लिया जाता है। तो देखना, ये जो माइनस है ये सवाल का माइनस है ना, ये फॉर्मूले का माइनस है ना। अब देखो ये जो माइनस है ये 7 है, 7 का चिन्ह क्या है? माइनस में, तो इसको भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? -7 अब बटे a का जो है गुणांक कितना है भाई? a मतलब क्या है? a मतलब होता है x² का गुणांक, ये वाला देखो। तो x² का गुणांक कितना है? 6 लिख दिया। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। देखना 3/2 क्या लिखेंगे? 3/2 प्लस इंटू माइनस बराबर -1/3 बराबर, देखो माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, चाहे लिखो चाहे ना लिखो। अब यहाँ देखो 3 और 2 का देखो एलसीएम निकालो, कितना आएगा? 6 आएगा। 6 में 2 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 से ऊपर वाले में क्या किया जाएगा? गुणा किया जाएगा। 3 त्रिक्का 9। फिर देखो 3 से इसमें भाग दो, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 से 1 में मल्टीप्लाई करो, 2 1 नाम 2,
होगा इधर, इधर वाला ऐसे ही लिखते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना कि 9 में से 2 निकालो, कितना आएगा भाई, और नीचे 6 है, 6 लिख दिया, 7/6, इसका मतलब LHS बराबर RHS। इतना क्लियर हो गया ना। इसका मतलब ये एक शून्य का योगफल का जो सत्यता की जांच है वो क्लियर है, वो सत्य है, ठीक है ना। अब आओ देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या होता है, शून्यक का गुणनफल। शून्यक का गुणनफल यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा भाई, C/A होता है। C क्या होता है, अचर पद, और A क्या होता है, x² का गुणांक होता है। तो यहाँ देखो अल्फा का मतलब क्या है, ये वाला, और बीटा का मतलब क्या है, -1/3। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3/2 गुणते बीटा की वैल्यू हो जाएगी -1/3 बराबर C का मान क्या हो जाएगा भाई, C मतलब होता है अचर पद, और अचर पद यहाँ क्या मानेंगे, 3 नहीं मानेंगे। चिन्ह देखो, चिन्ह अगर यहाँ प्लस रहेगा तभी केवल 3 लिखेंगे, अगर माइनस है तो इसका मतलब हो जाएगा C की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, और A की वैल्यू क्या हो जाएगा, A की वैल्यू हो जाएगा x² का गुणांक जो होता है उसको A कहते हो, और यहाँ पे A क्या है, 6 है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, क्या मानूंगा, प्लस मानूंगा ना। तो प्लस इंटू माने बराबर माइनस, 3 एकन्नम 3/2 2 तिहाई 6 बराबर, यहाँ देखो -3/6। देखो ये भी LHS बराबर क्या हो जा रहा है, इसका मतलब ये भी जांच क्लियर है, सही हो गया। देखो यहाँ दोनों बराबर पक्ष है ना, इसका मतलब ये सवाल हमारा सही है, सत्यता की जांच भी कर दिया हूँ। अब ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब हम क्या शुरू करेंगे, जब शून्यक दिया गया हो तब बहुपद ज्ञात करना है ना। इसको अच्छे से सवाल जो है घर पर लगा लीजिएगा कई बार, और पेपर में यहीं से आएगा, बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। एक सवाल और इस पर समझाते हैं, ठीक है ना। देखना, t² -15, यहाँ पर देखो गुणनखंड कैसे करोगे, यहाँ तो भाई 3 पद दिए ही नहीं है, मतलब ये द्विघात बहुपद है। लेकिन जैसे हम लोग पढ़े थे ना ax² + bx + cx, यहाँ पर देखो bx है ही नहीं ना, यहाँ पर t वाला पोर्शन, t² तो है लेकिन t वाला पोर्शन नहीं है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो इसको करेंगे क्या, t², इस 15 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, ठीक है। तो होगा क्या, चूंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं a² - b² बराबर a + b और a - b, ठीक है। एक जगह क्या है, एक जगह है t और b की जगह क्या है √15। इसका मतलब है कि इसको हम इस फॉर्म में जब लिखेंगे तो लिखेंगे a मतलब t और प्लस है तो प्लस लिखा, b मतलब क्या होता है यहाँ पर √15। फिर दूसरे कोष्टक में a का मतलब क्या है भाई t और b मीन्स √15। ये इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब जब गुणनखंड हो गया तो बताया हो ना शून्यक क्या किसके लिए भाई, शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए क्या करेंगे, t + √15 को क्या करेंगे भाई 0 दिखाएंगे। तो t = उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -√15, एक t की वैल्यू ये आ गया। फिर से इसको देखिएगा t - √15 क्या होगा, t - √15 को क्या करोगे 0 दिखाओगे। तो t = ये माइनस वाला उधर जाएगा तो कायम हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू ये आ गया, बीटा की वैल्यू ये आ गया, 2 शून्यक का मान निकल गया ना। अब यहाँ ध्यान देना, अब इसके बाद क्या लिखेंगे बताओ। अब इसके बाद लिखेंगे शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध ना। तो यहाँ अब यहाँ देखना, शून्यक
शून्यक और गुणांकों के बीच, यहाँ लिखना चाहिए गुणांकों के बीच, ठीक है, के बीच संबंध की सत्यता की जांच। अब ये देखना इसमें क्या होगा बताओ पहले। इसमें होगा पहला नंबर क्या होता है भाई? हाँ, शून्यक का योगफल। क्या होता है? शून्यक का योगफल। और शून्यक का योगफल मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है, ठीक है ना, माइनस बी बटे ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -15 है। क्या है? हाँ, -√15 है ना। हाँ ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना कि बीटा की वैल्यू ये है √15, सही है ना? और माइनस लिखा है तो माइनस लिख दिया। बी की वैल्यू यहाँ क्या होगा भाई? बी की वैल्यू अब देखो है ही नहीं है इसमें। बी मतलब होता है केवल और केवल यक्ष का गुणांक। यक्ष मतलब होता है कि जिसकी घात में केवल एक हो, है ना, वही तो यक्ष वाला पोर्शन है ना। तो यक्ष मतलब कहने का ये है कि जिसकी घात में केवल एक हो। यहाँ पर देखो t² है लेकिन t वाला पोर्शन नहीं दिया गया है। तो इसको अगर द्विघात बहुपद के रूप में जैसे हमने समझाया है उस फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे हो जाएगा t² प्लस 0t माइनस 15। समझ में आया ना? अब यहाँ देखो b की वैल्यू समझ में आ रहा होगा। b क्या है यहाँ पर? ये देखो t का जो गुणांक है वही तो b है ना। तो यहाँ पर t का जो गुणांक है वो कितना है? 0 है, तो 0 लिख दिया। देखो यहाँ पर t वाला पोर्शन नहीं था, इसको लाने के लिए मैं गुणांक क्या बनाऊंगा? 0 बनाऊंगा, ठीक है ना। ये ध्यान देना कि जब चर के साथ किसी चीज़ को लाना चाहते हो और वो है नहीं तो चर के साथ हम क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे, ठीक है। तो चर के साथ हम क्या लगाए हैं? 0 लगाए हैं। अब देखो a की वैल्यू यहाँ क्या होगा बताओ? a मतलब क्या होता है? t² ना। देखो यहाँ पर भी देखो t² मीन्स x², चाहे x² बोलो चाहे t² बोलो। इसका गुणांक कितना है? यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानोगे? एक मानोगे ना, तो 1 लिख दो। अब देखो यहाँ -15 में +15 घटाओ कितना आएगा भाई? 0 बराबर 0। यहाँ देखो नीचे 1 चाहे लिखो चाहे, तो LHS बराबर RHS। यहाँ पर देखो सत्यता की जांच हो गया, एक निकल गया ना। अब देखो दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या होता है भाई? शून्यक का गुणनफल। देखो गुणनफल ये क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर C बटे अल्फा की वैल्यू कितना है? -15 और इंटू बीटा की वैल्यू कितना है? देखो इसको बीटा बोलोगे ना, ये अल्फा हो जाएगा ये बीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 बराबर C की वैल्यू कितना है? C मतलब क्या है? यहाँ देखो, यहाँ C मतलब क्या है? अचर पद। अचर पद मतलब माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा, अगर प्लस है तो प्लस चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है ना। और माइनस है तो माइनस को भाई लिखना तो तय है यार। यहाँ -15 हो जाएगा बटे यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? a क्या है यहाँ पर? a मतलब होता है कि x² का गुणांक मतलब t² का गुणांक, है ना। जो स्क्वायर वाला पोर्शन है वही a होता है। स्क्वायर वाले पोर्शन का गुणांक कितना है? 1 है। तो यहाँ क्या लेंगे? 1 लेंगे। अब देखो अच्छे समझिएगा यहाँ पर मैं क्या समझा रहा हूँ। माइनस है यहाँ पर, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानेंगे? प्लस मानेंगे। तो माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, और √15 में √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? केवल 15 आएगा। और यहाँ -15 हो जाएगा। नीचे 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो। इसका मतलब LHS बराबर दूसरका वाला भी संबंध सत्य है, ठीक है ना। देखो संबंध सत्य है ना। अब इसको नोट डाउन कर लो। तो अब ये चौथा नंबर वाला कहो तो एक आध सवाल और ले लें।
इसको नोट डाउन कर लो पहले तब बताते हैं, ठीक है। ये हालांकि जो है आपके सिलेबस में केवल 4 या 5 सवाल इस पर दिया गया है, ठीक है ना। तो आओ इसको भी अच्छे तरीके से क्लियर कर लेता हूँ। तो इसमें चौथा नंबर कह क्या रहा है कि जब शून्यक दिया हो, है ना, तब बहुपद ज्ञात करो। जब शून्यक दिया हो ना, अब देखना, जब शून्यक दिया हो, जब शून्यक दिया गया हो तब बहुपद ज्ञात करना है। तो अब ये कैसे होगा, अब समझो। जब शून्यक दिया गया हो तो होता क्या है कि यदि किसी द्विघात बहुपद, यदि, अब अच्छे से पहले थ्योरी समझ लो भाई लोग, यदि कोई द्विघात बहुपद, यदि कोई द्विघात बहुपद, अब कौन सा द्विघात बहुपद, जैसे ax² + bx + c बराबर दिखा देंगे तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। तो यदि कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c हो तथा जिसका शून्यक अल्फा व बीटा हो, क्या हो, अल्फा व बीटा हो, तब देखो बहुपद क्या होगा, तब बहुपद px = होता है। देखो ये क्या है ना, शून्यक दिया गया है, ठीक है, अल्फा और बीटा, ठीक है ना, और ये हमको निकालना है। तो अब वहां तक कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए एक मैं आपको थ्योरम बता रहा हूं, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा, ठीक है ना। अब देखो अल्फा बीटा दिया रहेगा तो हम लोग जब जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, एक बार गुणा कर देंगे और उसके बाद इस समीकरण में रख देंगे, जो आएगा वो हमारा क्या निकल के बाहर हो जाएगा, बहुपद निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, बहुपद। देखो मैं पहले एक सवाल ले लेता हूँ। जैसे हमने कह दिया, समझ में आ रहा है ना, जैसे हमने कह दिया कि एक ले लिया हूँ 1/4 और एक ले लिया हूँ -1, पहला सवाल ले लिया, ठीक है ना। तो पहला सवाल ले लिया हूँ, देखो ना अच्छे से। तो हमने कहा कि बताइए जब दो शून्यक दिया गया है, एक है 1/4 और एक है -1, तब आप लोग बहुपद ज्ञात करो। तो होगा क्या कि px, यहाँ लिखेंगे चूंकि px बराबर x² - अल्फा + बीटा और यहाँ पर लिखेंगे x + अल्फा × बीटा। तो अब यहाँ ध्यान देना कि x² मतलब x² और अल्फा का मतलब क्या है भैया, 1/4 प्लस बीटा का मतलब है -1, और फिर कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पे x लिख देंगे। अच्छा यहाँ पे माइनस है तभी जो है छोटा कोष्टक लगाया हूँ, ठीक है ना। ध्यान देना इतनी बात, हर एक चीज़ को पॉइंट वाइज पॉइंट अच्छे समझना। यहाँ देखो अल्फा की वैल्यू क्या है भाई, पहले वाला अल्फा बताया हूँ और दूसरा वाला क्या होता है बीटा, तो 1/(-1) हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना कि x² - 1/4 प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस हो जाएगा, फिर x और यहाँ प्लस इंटू माइनस बराबर -1/4। देखो प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस हो गया, एक करने में 1 हो जाएगा, नीचे 4 है तो 4 लिख दिया। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ देना x² माइनस, इसको सॉल्व करते हैं तो होगा क्या, नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 4 का नाम 4, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1,
4 एक नम 4, तीरे गुणा कर दिया हूँ ना यहाँ पर, ठीक है। और फिर यक्स माइनस 1/4 हो जाएगा। देखना यक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 1 गई माइनस 3/4 हो जाएगा, सही कह रहा हूँ ना। और यक्स माइनस 1/4। अब ये देखो आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो पी यक्स इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर माइनस, देख लो माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, तो यहाँ पे अब माइनस नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस। कितना दिया गया है 3/4, यक्स है ना यहाँ पर बगलिया, तो यक्स लगा दिया। और फिर क्या लिखेंगे माइनस 1/4। यहाँ देखो अच्छे से पी यक्स बराबर, देखो नीचे यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है ना, क्या कर लो कॉमन ले लो, क्या ले लो ऊपर देखो सब जो है अलग अलग है, यहाँ यक्स स्क्वायर लिखा गया है, यहाँ 3 यक्स है, यहाँ पे -1 है, तो ऊपर जब अलग अलग है तो ऊपर मैं जो है 1 कॉमन ले रहा हूँ और नीचे जो है 4। अब यहाँ देखना जब मैं 4 कॉमन लूँगा तो जब तीनों में 4 होगा तभी 4 कॉमन होता है, पहले वाले में 4 नहीं है। जब नहीं है नीचे तो हम यहाँ पे बगली 4 इसके लगा देते हैं, ठीक है, यक्स स्क्वायर के बगली 4 लिख देते हैं। इससे क्या होगा जब ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा यक्स स्क्वायर बचेगा। अब प्लस लिखा है तो प्लस लिख दिया। यहाँ देखो नीचे 4 कॉमन ले लिया तो अब ये रहेगा नहीं, होगा क्या 3 यक्स और यहाँ क्या बचेगा 1। अब देखो ये जो है ना ये क्या है, ये कांस्टेंट होता है, तो इसको हमने क्या मान लिया के, क्या मानेंगे के, या तो के लिखो या तो न लिखो, देखना अच्छे से यहाँ पर हो जाएगा ये। अगर आपका मन नहीं है ये वाला लाइन लिखने का तो मत लिखिएगा, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा और पी एक्स बराबर केवल और केवल इतना ही लिखना है अब, क्योंकि हमको बहुपद निकालना है ना, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चाहे 1/4 लिखो यहाँ पर चाहे ना लिखो, एक चीज़ और सुनो, मैंने के जो है 1/4 को माना है, ठीक है। आप अगर नहीं लिखना चाहते ये लाइन तो आप इसको मत लिखिएगा, ठीक है ना, केवल ये लिखिएगा। उसके बाद हमको निकालना है बहुपद, तो बहुपद केवल ये है, केवल यही लिख दीजिएगा, 1/4 यहाँ पर आंसर में छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया। एक सवाल इसको जो है और लेना पड़ेगा ना, ठीक है ना। √2 और 1/3। अब यहाँ पर देखना जो √2 है वो अल्फा है और जो 1/3 है वो क्या है वो बीटा है, ठीक है। और हमको निकालना क्या है बहुपद निकालना है, क्या निकालना है बहुपद निकालना है, ठीक है ना। यहाँ देखना अच्छे तरीके से समझ में आएगा ना, अभी देखो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अब होगा कैसे, यहाँ देखना अच्छे से, तो इसको लिखेंगे क्या, चूंकि पी एक्स बराबर यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहला वाला क्या है अल्फा है और दूसरा वाला क्या है बीटा है। यहाँ पे होगा क्या यक्स स्क्वायर, अल्फा की जगह क्या लिखेंगे √2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे √2 लिखेंगे, और प्लस बीटा जगह क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे, यक्स हो गया। अल्फा जगह क्या लिखेंगे √2 लिखेंगे और यहाँ बीटा जगह 1/3। यहाँ देना ये मल्टीप्लाई है ना, देखना अच्छे से, तो होगा क्या यक्स स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करते हैं तो होगा इसका देखो नीचे कुछ नहीं, क्या मानेंगे 1 मानेंगे, और इसका 3 का 3 हो जाएगा, 3 एक मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा ना, और यहाँ पे यक्स लिखेंगे और प्लस √2 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो √2 ही आएगा ना, नीचे 3 हो जाएगा। यहाँ देखो यक्स स्क्वायर, अब ये तो जुड़ेगा नहीं, इसका मतलब ये है कि अब हम क्या कर लेंगे कि 1/3 कॉमन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे 3 है ना,
इस वजह से कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ 3 नहीं है तो ऊपर 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 3√2 + 1 ये यक्स हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा √2 और ये है पी यक्स। क्या है? पी यक्स, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देना कि पी यक्स बराबर इसको क्या मान सकते हो? के मान सकते हो, ठीक है। तो होगा क्या 3x² 3√2 + 1 यक्स प्लस √2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा कि हमारा जो बहुपद है वो क्या आ जाएगा? अब पी यक्स बराबर केवल यही बच जाएगा 3x² 3√2 + 1 फिर यक्स प्लस √2। ये हमारा क्या है? हाँ, ये हमारा बहुपद निकल गया, ठीक है। ये आंसर है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। अब जो है आपका ये चैप्टर 2 पूरी तरह समाप्त हो गया है। आप जा कर के घर पर पूरा जो है एनसीईआरटी का 2nd चैप्टर विथ एग्जाम्पल लगा लीजिएगा, ठीक है ना। अब पूरा क्वेश्चन निकल जाएगा आपका और बोर्ड में केवल यहीं से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो।